तो आज हम देखेंगे 10th क्लास का चैप्टर पहला अध्याय 1 देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले हम सिर्फ अभिक्रिया देखते हैं। तो अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की अभिक्रियाएं। तो एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और एक होती है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। अभिक्रिया जब भी होगी तो कोई ना कोई परिवर्तन उसमें होगा। तो परिवर्तन जब भी भौतिक परिवर्तन होगा तो इसमें आकार बदलेगा, आकृति बदलेगी। ठीक है, और कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, आकार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और जो पदार्थ बना है उसको हम मूल पदार्थ में बदल सकते हैं। मतलब जो पदार्थ बनेगा, जो पदार्थ बनता है उसको हम मूल पदार्थ में बदल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आकार और आकृति तो बदलेंगे, आकार भी बदलेगा, आकृति बदलेगी। ठीक है, और का कोई नया पदार्थ, इसमें हमेशा नया पदार्थ बनेगा, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ बनता है। और इसमें मूल पदार्थ में हम इसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते, मूल पदार्थ में इसको हम वापस नहीं कर सकते। अब देखो उदाहरण के लिए, अगर ये मेरे पास कागज है, ये दिख रहा है, अब इसको अगर मैं ऐसे फाड़ देता हूँ, अगर मैं इसको फाड़ दूं और इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसका आकार बदल, कोई नया पदार्थ बना है क्या? नया पदार्थ नहीं बना। और अब इसको मैं वापस मूल पदार्थ बदल सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी कागज था, अभी भी कागज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें आग लगा दूं तो ये किसमें बदल जाएगा? आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, राख बन जाएगा। नया पदार्थ बना के नहीं बना, राख नई पदार्थ बनेगा। और क्या होगा? मूल पदार्थ में वापस कर सकते हैं, आपको मूल पदार्थ में वापस नहीं किया जा सकता। मतलब मूल पदार्थ मतलब पहले ही कागज था, अगर ये राख बन गया तो हम इसको वापस कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसमें ये होगा भौतिक परिवर्तन, और अगर इसमें आग लगा देंगे तो हो जाएगा अपना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, इसी में रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं। भौतिक परिवर्तन तो समझ ही आ गया, भौतिक परिवर्तन में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, जो हमको दिखता है वही चेंज होता है, ऊपर दिखता है भौतिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक परिवर्तन में आगे देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनना होता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, लेकिन उसके गुण कैसे होंगे? नए। ऐसा पदार्थ बनेगा जिसमें नए गुणों का विकास होगा, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चेंज इन विच सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म। न्यू प्रॉपर्टी वाले केमिकल का फॉर्म होंगे, मतलब ऐसे इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? न्यू होंगी। किससे? जो पहले पदार्थ हमारे पास था उससे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखो, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का पाचन अगर एक बार हो गया, क्या हम उसको वापस बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते। श्वसन एक बार हो गया, क्या हम वापस वैसा का वैसा उसको प्राप्त कर सकते हैं? ग्लूकोज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लोहे पर देने लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, श्वसन को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैग्नीशियम पीते का जलना, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वेवल। और दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही एक बार दूध से दही बन गया तो वापस हम उसको दूध नहीं बना सकते। तो हम इनको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल नहीं होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? रिवर्सिबल नहीं होती है। फिजिकल रिएक्शन जो होती है ना, उनको रिवर्सिबल किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता, इनको रिवर्सिबल नहीं किया जाता। अब इनकी पहचान जो आइडेंटिफिकेशन जो हो, कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या भौतिक अभिक्रिया हो रही है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो इसके होते हैं हमारे पास 5 पॉइंट। इनकी पहचान के लिए हमारे पास होते हैं कितने पॉइंट?
5 पॉइंट इसमें लिखना पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की स्थिति में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। जो भी पदार्थ बना है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और पदार्थ क्या हो जाएगा, रंग भी बदल जाएगा। अगर आकार आकृति तो बदलेंगे लेकिन उनका रंग भी बदल सकता है, चेंज इन कलर। कब बदलेगा ये, जब केमिकल रिएक्शन होगी, गर्मी का विकास हो सकता है, मतलब उसमें गर्मी निकल भी सकती है, उसमें गर्मी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। मतलब उसमें गर्मी का अब्सॉर्प्शन भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो सकता है, और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है। और गैस का विकास होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस निकलती है। जैसे कि अगर हम एसिड से अगर मेटल की रिएक्शन करा दें तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ना। प्रकाश का विकास, इवोल्यूशन ऑफ लाइट, उसमें लाइट निकल सकती है। जैसे अगर हम कागज को जलाएं तो उसमें कागज में से लाइट हम जलाएंगे तो उसमें क्या हीट भी होगी, इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होगा, मतलब उसमें से क्या होगा, हीट भी निकलेगी और क्या, लाइट भी तो निकलेगी ना, अगर जलाएंगे तो लाइट भी निकलेगी, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो आगे देखते हैं हम अभिकारक क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी हम समीकरण को लिखते हैं, समीकरण मतलब हमने इसमें चैप्टर का नाम समीकरण भी तो है, उसमें समीकरण लिखते हैं, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उसका एक समीकरण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक मिलते हैं, दो अभिकारक मिलेंगे और क्या बनाएंगे, इधर लिखेंगे उत्पाद, इधर उत्पाद होता है, इधर अभिकारक होंगे और इधर क्या होगा, उत्पाद। एक या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तभी तो उत्पाद बनेगा। ये मिलकर ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ये क्या लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे। Substance which take part in a chemical reaction are called reactants, जो होंगे ये reactants, ठीक है। तो इसमें आप देखो इसके क्या हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट, उत्पाद, तो ये हो गए प्रोडक्ट। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहेंगे। Substance which are formed in a chemical reaction are called product, ठीक है। इधर होंगे अपने अभिकारक, इधर होंगे उत्पाद, ठीक है। अब देखो इधर रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक वो लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण होते क्या और लिखते क्या रहते। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, इसमें क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। मतलब कोई अगर अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उनको हम शॉर्ट में लिखते हैं, बड़ा लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लिखने को जो कहेंगे उनके प्रतीक होते हैं। जैसे हमारे घर का नाम होता है छोटा, जैसे अगर मेरा नाम गोविंद सिंह धाकड़ है तो मैं क्या लिख दूंगा, GID लिख दूंगा शॉर्ट में। तो ये ऐसा ही इनमें होता है, ठीक है। द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन थ्रू द सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट participating in it is called a chemical equation. Chemical equation समझ गए। अब देखो रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी दर्शाते हैं, मतलब उनके भौतिक परिस्थितियां भी होती हैं। तो इसमें क्या है, भौतिक परिस्थिति में ताप, अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें ताप की अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको तीर बनाते हैं, तीर के ऊपर या फिर नीचे क्या लिखेंगे, ताप लिखेंगे। अगर दाब भी होता है दाब लिखेंगे। उत्प्रेरक भी होता है, किसी अभिक्रिया को जल्दी से पूरा कराना हो तो उसमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, तब हम उसमें उत्प्रेरक तीर के ऊपर लिखते हैं, किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, मतलब मोटिवेट करने वाले पदार्थ होते हैं। हमको मोटिवेट कर देता है ना कोई, वैसे ही हम अभिक्रियाओं को मोटिवेट करते हैं ताकि वो जल्दी हो जाए, तो इनको उत्प्रेरक डाल देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे लिख सकते हैं। तो इन केमिकल इक्वेशन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉर द केमिकल formulas of the react and product are written along with their physical states, necessary condition in a chemical reaction such as temperature, pressure, catalyst, इनको उत्प्रेरक को क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट बोलते हैं, etc. are found above below the arrow mark, या तो above होंगे या फिर below होंगे। मार्क जो रहता है हमारा एरो मार्क रहता है उसके above या below है, ठीक है। तो इसमें क्या है,
सॉलिड के लिए एस लिखते हैं, ठोस के लिए एस लिखते हैं, द्रव के लिए एल लिखते हैं, लिक्विड, ठीक है। गैस की अवस्था के लिए जी लिखते हैं, गैस जलीय विलयन के लिए एक यू लिखते हैं, ठीक है। ये देखो एक यू। तो ये अपनी ये क्या लिख रही है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, इसमें क्या है, प्रेशर है ये 340 atm, ये प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है कितना 340 atm वायुमंडलीय दाब है। तो इसमें कितना लग रहा है, अब ये क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे इस तरफ, ठीक है, ये गैस फॉर्म में, और इसमें H2 ले लेंगे, H2 हाइड्रोजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो CH3 और OH, ठीक है। ये वाली केमिकल होती है, इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें दाब होना चाहिए इतना, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसके बाद हमारे पास आएगा ये इधर ले लिया CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें सूर्य का प्रकाश ये कहाँ पर होती है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट की इसमें जरूरत होती है। और क्लोरोफिल आ गया, इसका मतलब ये हो रही है पत्तों में, पेड़ों के पत्तों में हो रही है, क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है ना। तो क्या बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके बना देंगे, इधर बनाएंगे ग्लूकोज C6H12 और O6, और इधर बन जाएंगे ऑक्सीजन निकलेगी और क्या निकलेगा, H2O, कुछ मात्रा में जल भी निकलेगा और इसको एनर्जी वो ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। और ये कहाँ पर होती है, ये पत्तियों में होती है, पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में होती है, ठीक है। ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया होगा, ये अभिक्रिया होगा, इसको हम संतुलित करना भी सीखेंगे। अभी ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब आगे आएगा तो ये संतुलित अभिक्रिया, ये 6 लिख रहा है, 12 लिख रहा है, ये कहाँ से आए, तो ये हम संतुलित करना सीखेंगे ना, तो हमको ये पता चलेगा, ठीक है। अभी ये ऐसा ही लिख सकते हो आप। तो आगे देखते हैं हम। अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना होता है, जो दाईं तरफ और बाईं तरफ, जो तीर के इधर वाले राइट और लेफ्ट दोनों के जो अणु होते हैं, मतलब कंपाउंड होते हैं, वो सेम बराबर होने चाहिए, उसको बोलते हैं संतुलन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसके लिए अब ये हमारे पास ये लिख रहा है हिंदी में, ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन लिख रहा है, ZnH2SO4 Zn, ये समीकरण है। ये क्या है, ये इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस हैं। ये अगर अपना हिंदी में इसी का शॉर्ट होता है ये। अब इसको लिखना क्या होता है, थोड़ा कठिन पड़ता है, जब लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसका लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो ये शॉर्ट हो गया। इसको Zn क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। H2SO4 को इसको सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 को बोलते हैं, तो Zn क्या हो गया, ये जिंक हो गया, और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ZnSO4 क्या बन गया, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ये जिंक सल्फाइड हो गया, और ये H2 क्या बोलते हैं, H होती है हाइड्रोजन, H2 होती है हाइड्रोजन गैस, H2 क्या होती है हाइड्रोजन, H2 H अकेला कभी नहीं रहता, जब भी गैस रहेगी तो H2 ही रहेगा उसमें, H अकेला तो हो जाता है, ये तब होता है, कंपाउंड अकेला हो जाता है तब होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या होती है बराबर होती है। देखो, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ atoms of each element is equal on both sides, left and right, is called a balanced chemical equation. लेफ्ट और राइट जो एरो रहता है, एरो के लेफ्ट और राइट में अगर दोनों के हमारे एटम्स एंड एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर हैं, तो हमारी क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अब देखो हम देखते हैं बैलेंस इक्वेशन, देखते हैं कौन सी बैलेंस है, तो ये देखो, ये क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखो Fe को बोलते हैं आयरन, ठीक है, S का मतलब यहाँ सॉलिड है, प्लस H2O, ये हो गया
जल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों की केमिकल होगी, आयरन से H2O केमिकल रिएक्शन होगी तो Fe3 और O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये क्या है, ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, जब जंग लगती है लोहे में तो ये जंग का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं आयरन। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस एक यहाँ पे चलेगा, ये बैलेंस है कि नहीं है, तो इसमें देखेंगे इधर आयरन कितना है, 1 है, और इधर H कितना है, 2 है, ठीक है, और O कितना है, 1 है। इनको जोड़ दो तो कितना हो रहा है, टोटल 4 हो रहा है। अब इधर देखो ये कितना है, 3 है, और इधर ये ऑक्सीजन कितना है, 4, और इधर ये 2, तो यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, मतलब बैलेंस नहीं है। हमारे पास होना चाहिए बराबर। Fe इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयरन प्लस H2O, इसको जल बोलते हैं, वाटर है H2O, और ये Fe3O4 और प्लस आ जाएगा H2। ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, इसको संतुलित कीजिए, ये आएगा। संतुलित कैसे करेंगे, सबसे पहले संतुलित करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है ये कितना है, पहले हमको देखना है ये संतुलित है या नहीं है, पहले हमको ये चेक करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये संतुलित है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है निम्न अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए, अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो ये आयरन है, इसको एक क्या होगा, 1 हो गया, प्लस लेंगे H कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने 2, और ऑक्सीजन कितना 1, कितने हो 4 हो गए। अब इधर कितने, इधर तो 3 तो यही है, 4 ये 3 प्लस 4 Fe3 है, 4 है, और इधर कितने हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये वाला देखो, ये यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लगा दो। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे जो होता है नीचे जो छोटा होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम बदल नहीं सकते, ये ऐसा ही रहेगा। हमको जो भी करना है इनके आगे कर सकते हैं, अणुओं के आगे जो भी दिख रहा है यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, ये हो गया बराबर। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 4 और यहाँ पे 1 है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे 4 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो बढ़ गया ना, हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इधर देख लेते हैं यहाँ पे हो गया। अब इसका जो इधर आता है ये आता है, इसका इंटू होता है, इसका गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होगा, 8 होगा, इधर भी 8 होनी चाहिए। तो इसमें 2 है यहाँ पे, तो 4 लगा दो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो गए, और ये भी 8 होगा। अब तो ये अभी तो ये क्या होगा, संतुलित होगा। यहाँ पर जो लिख रहा है ऐसे ये एस लिख रहा है, ये इसकी भौतिक स्थिति होती है, मतलब ये जो आयरन है ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पे ये H2 क्या है, ये गैस अवस्था है, इसलिए G लिख देंगे। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है इसको भी S, मतलब ये सॉलिड और ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ है, ये ठोस था तो ठोस में प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर ऐसे, और ये हमको हाइड्रोजन गैस में मिली तो इसलिए हम उसको गैस लिख देते हैं, इनकी स्थिति दर्शाई जाती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक और इसके अलावा एक और संतुलित करने के लिए देता हूँ आगे देखते हैं। संतुलित करने के लिए एक अभिक्रिया और देख लेते हैं इसमें, इसको हम लेते हैं कि CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे है सूर्य प्रकाश सनलाइट, सूर्य प्रकाश सनलाइट, तो यहाँ पर जाता है क्लोरोफिल, और यहाँ पे है C6H12O6 प्लस O2 और H2O, ये आ गया। अब इसको संतुलित करना है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले करेंगे कार्बन देखेंगे, C क्या होता है बेटा, ये होता है कार्बन, तो क्या बोलते हैं कार्बन। तो C यहाँ पर C1 है, ठीक है, ये असंतुलित दिख ही रहा है, यहाँ पर इतने सारे, यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है, देखते कैसे हैं। C को एक लिख दिया, ये ऑक्सीजन कितने हैं 2, प्लस H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना 1, तो इधर कितने हो रहे हैं, टोटल 4 हो रहे हैं। ये कार्बन अकेला ही 6 है, तो इधर संतुलित नहीं है, तो हम इसको संतुलित करते हैं। तो कार्बन करेंगे तो यहाँ 6 है, तो यहाँ पे भी हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन 6 हो गए।
ऑक्सीजन कितने हो गए, इसका इंटू 12 और इधर 13 है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं 12 से, तो ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा ना, यहाँ 6 है, ठीक है, 6 7 8 और यहाँ 9 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे बढ़ा देंगे, जो बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, देखो कम से कम यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 6 7 8 और 9 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 9 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 12 है। और अगर इसको बढ़ा दें तो इसके पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं हाइड्रोजन कर लेते हैं, काम करते हैं, इधर ज़्यादा है तो पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लो, किसी एक को पहले कर लो, ये कार्बन को हमने कर दिया लेकिन ये बढ़ गए, तो अब इसको देखो हाइड्रोजन यहाँ बढ़ा रहा है और यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन को कर दो ना पहले, तो यहाँ पे कितने लगा दो 6 लगा देते हैं, तब भी नहीं होगा, 6 लगाएंगे 12 ही होगा, 12 तो यहीं पे ना, तो यहाँ पे काम करते 12 लगा, तो यहाँ पे कितना होगा 24, 24 हाइड्रोजन होगा, अब इधर भी हाइड्रोजन 24 करना है, 12 तो ये है ही, तो यहाँ पे कितने लगा देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं 6, कितने होगा 6 दूनी 12 और 12 24, इधर 24 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने होगा 12 और 12 कितने होगा 24।